नेचुरोपैथी है क्या? ये एक ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम है जिसमें कि हम सिम्टम्स को सप्रेस नहीं करते हैं, ओवरऑल बॉडी को हम डील करते हैं। तो होम्योपैथी और नेचुरोपैथी अलग कैसे है? नेचुरोपैथी में हम नेचर से कनेक्ट करते हैं, जल, वायु, अग्नि, अर्थ और धातु आपका और स्पेस। जो हम लोगों को बताते हैं हर्बल ट्रीटमेंट्स भी नेचुरोपैथी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो उसमें कुछ आप गाइड करेंगे लोगों को कि कैसे वो घर पे बैठे बैठे हर्बल ट्रीटमेंट या कोई एक्सपर्ट की सलाह से उसको अपना सकते हैं रूटीन में। अभी कोई भी हर्ब होती है, जैसे टर्मरिक है, जैसे टर्मरिक में कुरक्यूमिन होता है, उसके एक्सट्रैक्ट्स आते हैं। तो हर चीज़ों का हम एक्सट्रैक्शन घर में नहीं कर सकते, तो एक लिमिटेड यूसेज तो आप घर में कर सकते हैं। जैसे कि ओवरडोजेस अगर आपने ले ली, अगर आपने गाइडेंस में नहीं किया तो भी आपको वो हार्म कर सकता है। करेक्ट। सबसे ज्यादा ओवररेटेड हेल्दी फूड आपके हिसाब से कौन सा है? पैक जूसेस। पैक्ड जूसेस जो लोगों को लगता है हेल्दी है। ओके, सबसे अंडररेटेड हीलिंग फूड कौन सा है? जब से मैं बड़ी हो रही थी ना, तब से मैंने अपने पापा, अपने दादाजी से हमेशा एक शब्द सुना था, नेचुरोपैथी। क्योंकि मुझे जब बड़ा किया गया, यही बोल के बड़ा किया गया कि कुदरत में सारे इलाज मौजूद है, आपको सिर्फ अपनी आंखें और माइंड ओपन करना है और आपको सब कुछ रिसीव हो जाएगा। उसी शब्द को लेकर आज का पॉडकास्ट जो है पूरा डेडिकेटेड है। हम नेचुरोपैथी की बहुत सारी बातें करने वाले हैं आज के पॉडकास्ट में, बिकॉज वी हैव अ स्पेशल गेस्ट, डॉक्टर साची टंडन, जो एमडी इन नेचुरोपैथी है और इतने सालों से 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को पर्सनली 1-to-1 हेल्प कर पाए हैं। कुछ लोगों को बीमारी दूर करने के लिए, कुछ लोगों को क्रॉनिक इश्यूज़ को रिवर्स करने के लिए, और कुछ ऐसे लोग की जो कैसे और ज़्यादा ऐसी कंडीशन है जिसमें हाथ खड़े कर दिए हैं कि कुछ नहीं हो सकता, उनको भी क्रिटिकल कंडीशन में हेल्प करी हो। सो मेक श्योर करिएगा कि इस पूरे पॉडकास्ट को आप एंड तक ज़रूर देख रहे हैं और आप जरूर अपने आसपास जिनको भी प्यार करते हैं उनको शेयर करना ना भूलिएगा। फिट भारत मिशन को अब तक सब्सक्राइब बेल बटन को क्लिक ना किया हो, दिस इज द राइट टाइम, कर दीजिएगा ताकि आप हर शनिवार शाम को 7 बजे रिलीज होने वाला पॉडकास्ट जो है मिस ना करें। एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई के ऊपर भी आप इसे जरूर सुन सकते हैं। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RHN सप्लीमेंट्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर साची, आपने वक्त निकाला इस पॉडकास्ट के लिए। हाउ डू यू फील? एब्सोल्युटली वंडरफुल। लवली। सो पहले तो नेचुरोपैथी, मैं जब से मुझे याद है, मेरी मेमोरी में बचपन से मैंने इतना ज़्यादा ये कल्चर मेरे घर में देखा है, बिकॉज मेरे पापा और दादा दोनों नेचुरोपैथी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। बहुत ज़्यादा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट को लेकर, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के मिथ दूर होने वाले हैं। एग्जैक्टली नेचुरोपैथी का साइंस कैसे हेल्प कर सकता है उनकी बीमारी को ठीक करने में, वज़न कम करने में, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो लोगों को ये बताइए नेचुरोपैथी है क्या, बिकॉज लोगों को लगता है नेचुरोपैथी मतलब कच्चा खाना। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज़ अ वंडरफुल क्वेश्चन। एग्जैक्टली, ये एक ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम है जिसमें कि हम सिम्टम्स को सप्रेस नहीं करते हैं, ओवरऑल बॉडी को हम डील करते हैं। सो इट इज़ अ होलिस्टिक वे ऑफ हेल्थ केयर। तो फिर होम्योपैथी जो है वो भी ये कहते हैं कि वो रूट कॉज के ऊपर, इसीलिए वो एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन्स पूछते हैं पेशेंट को और फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होती है। तो होम्योपैथी और नेचुरोपैथी अलग कैसे है, या इवन आयुर्वेद और नेचुरोपैथी अलग कैसे है? नेचुरोपैथी में हम बेसिकली नेचर से कनेक्ट करते हैं। सो नेचर को आप अगर आप गहराई में समझेंगे तो वो 5 एलिमेंट्स पर बेस्ड होता है, जल, वायु, अग्नि, अर्थ और धातु आपका और स्पेस। वो सारे एलिमेंट्स को हम अपने अंदर भी पाते हैं। 70% हमारे अंदर वाटर है, बाकी हमारे अंदर बाकी सारे तत्व हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। अब जो चीज़ हमारे अंदर है, क्या हम उन्हीं तत्वों को यूज़ करके अपने आप को बैलेंस आउट नहीं कर सकते? तो हम उन टूल्स को यूज़ करके अपने लिए हम उसको बेस्ट बॉडी में कन्वर्ट करते हैं और बैलेंस आउट करते हैं हमारे सारे वाइटल्स। क्योंकि जो 5 एलिमेंट्स हैं वो हमारे सारे वाइटल ऑर्गन से कनेक्टेड है। जैसे हमारा लिवर है, किडनी है, आपके लंग्स है और हमारे स्प्लीन है, हमारा हार्ट है। ये सारे ऑर्गन्स कनेक्टेड हैं सारे वाइटल जो भी हमारे नेचुरल एलिमेंट्स हैं। अच्छा। सो
यहाँ पर हम उन्हीं सारे तत्वों को यूज़ करके, जैसे कि हम हाइड्रोथेरेपी करते हैं, जैसे हम मड थेरेपी करते हैं, जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें, वो सारे एलिमेंट्स को जो इम्बैलेंस हो रहा है वो उस पर वर्कआउट करता है। तो बेसिकली डिजीज़ होती क्या है, ये सारे एलिमेंट्स जो हम नेचर से कनेक्ट करके जो हमारे अंदर उनके पार्ट्स हैं, उसमें जब इम्बैलेंसेस होता है तो वो डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो बैलेंस होता है तो हम हेल्दी होते हैं। सो इट इज़ वेरी सिंपल कि हम किसी भी अप्राकृतिक चीज़ों पर डिपेंड नहीं करते हैं, हम नेचुरल चीज़ों पर ही डिपेंड करते हैं। तो अब आजकल की फास्ट लाइफ में जब हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम उन हर्ब्स को जो हमें इन बैलेंस आउट को हेल्प करने में मदद करती हैं, तो हम उनको ढूंढें और उनके कॉन्कॉक्शंस रेडी करें और उनकी टेक्निक्स को सीखें, तो उसमें फिर हम हेर्बल रेमेडीज़ का सपोर्ट लेते हैं, जो वो सारे प्रिंसिपल्स को ध्यान रखते हुए बनाई जाती है। गॉट इट। सो मैं जो समझ पा रही हूँ, नेचुरोपैथी, ऐसी पैथी जो नेचर के साथ जुड़ी हुई है, और नेचर में 5 तत्व, पंच महाभूत जो आयुर्वेद में भी कहा है, अर्थ, एयर, वाटर, स्पेस एंड फायर, ये 5 एलिमेंट के साथ जुड़ के हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं नेचुरोपैथी में जिससे बॉडी हील हो रूट कॉज से। करेक्ट। तो हम 1 बाय 1, एक तो आपने कहा कि हर एलिमेंट के साथ एक ऑर्गन जुड़ा हुआ है या मल्टीपल ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं, तो क्या आप ये बता सकते हैं जैसे वाटर, उसके साथ कौन सा ऑर्गन, या फायर के साथ कौन सा ऑर्गन? तो बहुत मजा आएगा लोगों को ये समझने के लिए। एब्सोल्युटली। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं और स्नेह सर भी हमेशा बोलते हैं, वी आर एनर्जी, सो एवरीथिंग इज़ एनर्जी, और जब उस एनर्जी में हमारे अंदर इम्बैलेंसेस होते हैं तो डिजीज़ेस होती हैं, और जो भी हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सब किन चीज़ों से बैलेंस होता है? केमिकल्स से बैलेंस होता है। वो सारे केमिकल्स जो होते हैं वो सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, सिग्नलिंग करते हैं, और हमारे जो भी एंजाइम्स हैं उनको रिलीज़ करते हैं, डाइजेशन करते हैं। हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेस गोइंग ऑन इन द बॉडी। इट इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जिसकी सालों से रिसर्च हो रही है, और अभी तक देयर आर सो मेनी लेयर्स जो कि कवर्ड हैं, ओपन नहीं हो पाई है, राइट। तो अब इसमें क्या होता है कि ये भी नेचर से कनेक्टेड है, हमारे ऑर्गन्स कैसे फंक्शन करते हैं। तो नेचुरल तत्वों में अगर आप देखेंगे तो हम एनर्जी की बात करते हैं, यिंग एंड यांग एनर्जी चाइनीज टर्म्स में, और हम हिंदुइज्म में बात करते हैं स्त्री और पुरुष तत्व की। करेक्ट। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। हमारे सारे वाइटल्स ऑर्गन्स कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्गन से कनेक्टेड होते हैं, तो वहाँ पर भी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है। तो जैसे कि हमारा लिवर है, राइट, लिवर हमारे बहुत सारी डाइजेस्टिव प्रोसेसेस को और बहुत सारे उसके फंक्शंस होते हैं को कंट्रोल करता है। उसके साथ में एक हॉलो ऑर्गन कनेक्टेड होता है जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। तो जब लिवर रिलीज करता है एंजाइम्स वगैरह तो वो कंट्रोल होता है, वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो अब लिवर हमारा कनेक्टेड है, जो ये हमारे सारे सेंसेस हैं वो भी उनसे कनेक्टेड है। तो जैसे हमारा आइज़ है वो डायरेक्टली लिवर से कनेक्टेड है। जब कोई भी उसमें इम्बैलेंस होएगा तो हमारा वो वहाँ पर डिस्प्ले होगा। अब जैसे किडनी है और जो लिवर है वो विंड एलिमेंट से कनेक्टेड है, दैट इज़ एयर, ओके, राइट, जो हमारा सब कुछ कंट्रोल करती है, सर्कुलेशन कंट्रोल करती है। अब हम नेक्स्ट हमारे ऑर्गन की बात करें तो उसके बाद में आता है फायर एलिमेंट। ओके, फायर एलिमेंट हमारे हार्ट से कनेक्टेड है। ओके, एंड हार्ट इज कनेक्टेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन, वो उसका हॉलो ऑर्गन है। तो जब भी आपने देखा होगा किसी को डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, एसिड रिफ्लेक्सेस होते हैं, या तो हार्ट में बर्निंग होती है। किसी को आपने यूजुअली कहते हुए सुना होगा मेरे ऐसा आग पड़ रही है या जलन हो रही है, तो वो सीधा उसका इंटरकनेक्शन वहाँ से होता है, राइट। सो जब आप हॉलो ऑर्गन कहते हैं उसके साथ का, इसका मतलब आपने जो मैस्कुलाइन फेमिनाइन बताया, तो हार्ट इज मैस्कुलाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन उसके लिए फेमिनाइन होगा, नहीं, वैसा इसमें बता रहे हैं? रिवर्स है। जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो 24 आवर्स काम करती है, और जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है उसको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि आपको कब काम करना है और कब नहीं काम करना है। तो जैसे लिवर है हमारा 24 आवर्स काम करता है, और जो हमारा उसका हॉलो ऑर्गन है गॉल ब्लैडर, वो कुछ ही टाइम में काम करेगा। जब आपको बाइल की ज़रूरत है तो वो देगा, और नहीं ज़रूरत होगी तो नहीं देगा। सेम वे आपका हार्ट है, वो 24 आवर्स काम करता है। जब ज़रूरत होगी तब वो बताएगा इंटेस्टाइन को कब उसको ज़रूरत है, और नहीं ज़रूरत होगी तो नहीं बताएगा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, राइट। ऐसे ही हमारे सारे वाइटल
मेटल्स काम करते हैं। हमारा मेटल एलिमेंट जो धातु एलिमेंट होता है वो लंग से कनेक्टेड होता है और वो रेस्पिरेशन सारी एक्टिविटीज़ को पे काम करता है। आप बताए उससे पहले है ना, ये जो आपने इन अ वे एग्जाम्पल दिया ना, उससे मुझे एक मेटाफर याद आ रहा है कि खैर अभी तो चेंज हो चुका है, बट पहले के ज़माने में ऐसा था ना कि फीमेल 24 आवर्स घर को संभालते थे और मैन जो है वो कुछ घंटे काम करके पैसा कमा के लेकर आते थे। तो आई थिंक ये फेमिनाइन मैस्कुलाइन का कंसेप्ट सेम बॉडी के ऊपर अभी आप बता रहे हैं। ब्यूटीफुल। यस, रेस्पिरेशन के बारे में। दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हमारी एनर्जीज भी काम करती हैं। इवन आई वाज इनटू दैट डिलेमा कि क्या होता है, कैसे होता है, और जब मुझे भी पता चला ये सारी चीज़ें, तो मेरे लिए भी बहुत डिटेल्ड ये नॉलेज थी कि इस तरीके से कितने अच्छे से नेचर ने हर चीज़ को कैसे हार्मनी में बनाया है, और बाहर भी वैसे ही होता है और अंदर भी वैसे ही होता है। बिल्कुल। तो अब अगर हम नेक्स्ट ऑर्गन में आते हैं जो कि हमारा है किडनी, विच इज़ कनेक्टेड टू वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट आपकी सब चीज़ों की क्लिनजिंग के लिए काम करता है, और वो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्गन है वो एक तो यूट्रस पे करता है और ब्लैडर पे करता है। तो जब भी हमारे कोई भी इम्बैलेंसेस हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि उसका रूट कॉज क्या है, और उससे आपके सारे सेंसेस भी कनेक्टेड है। लिवर है तो हमारे आई में प्रॉब्लम होगी, किडनी है तो हमारे ईयर में प्रॉब्लम होगी। ईयर में होगी? अच्छा। यस। तो किसी को ईयर का प्रॉब्लम है, मतलब उसकी किडनी खराब होने की संभावना ज्यादा है? इम्बैलेंसेस, वहाँ पर इम्बैलेंसेस हो रहे हैं। जैसे कि हमने बात करी एनर्जी। एनर्जी क्या है? सब कुछ एटम्स, न्यूक्लियन, प्रोटॉन, ये सारी चीज़ों से कनेक्टेड है। उसमें जहाँ पर भी इम्बैलेंसेस होगा वहाँ पर प्रॉब्लम होगी। जब तक हम उसको बैलेंस नहीं करेंगे तब तक वो प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगी। लेकिन होता क्या है कि हमें कान में दर्द है तो हम जाते हैं कहीं पर इन्वेसिव मैकेनिज्म के लिए, और कुछ ऐसे हैवी ड्रग्स को यूज़ करते हैं तो वो सप्रेस हो जाता है। तो प्रॉब्लम वहीं की वहीं बनी रही। इन्फेक्शन हमारा जहाँ पर है वहीं पर ही है, लेकिन हमने उस प्रॉब्लम को सप्रेस कर दिया। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो तुरंत तो नहीं ऐसा रिस्पॉन्ड करती है। Correct. वो अंदर से रश कर रही होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर बाहर हो जाता है तो वो अंदर आने की कोशिश करेंगे, वो रश करेंगे, वो वहाँ पर नॉक करेंगे, और हम अगर उसके डोर को नहीं ओपन करेंगे तो वो धीरे धीरे करके जो एनर्जी है वो लोअर होती जाएगी। करेक्ट। तो पहले तो किडनी में अगर प्रॉब्लम है तो सारे उसके जो सपोर्टिंग ऑर्गन्स हैं वो उसको हेल्प करेंगे, क्योंकि इन ऑर्गन का आपस में रिलेशन भी बहुत अच्छा होता है। तो जैसे कि हम रियल लाइफ में देखते हैं कि हर बच्चे को मदर 24 आवर्स सपोर्ट करती है, राइट, और फादर जितना टाइम बचता है उस, या फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं अकॉर्डिंग टू दैट वो सपोर्ट करता है। वैसे ही हमारे अंदर भी ऑर्गन्स जो हैं और सबऑर्डिनेटिंग ऑर्गन्स है वैसे ही काम करते हैं। अब किडनी को सपोर्ट उसकी मदर से मिलती है, और उसकी मदर कौन है? मेटल, यानी कि लंग्स। अच्छा। तो अगर लंग्स में आपके प्रॉब्लम है बहुत सालों से, तो आपकी किडनी में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रॉब्लम हो ही जाएगी। मदर अगर वीक है तो बच्चा कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकता। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चाइल्ड पर तो काम करें, लेकिन उसके साथ में मदर पर भी काम करें। और मदर का रोल क्या होता है लाइफ में कि बच्चे को हमेशा वो फीड करेगी, एक्सेसिव फीड करेगी, तो उसके लिए कंट्रोलिंग एलिमेंट भी चाहिए। तो जो बच्चे का जो ग्रैंड मदर होती है वो उसको कंट्रोल करती है, नहीं आपको इतना नहीं खाना है, नहीं आपके लिए ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है। तो अब मेटल के को कौन कंट्रोल करता है? स्प्लीन। स्प्लीन को कौन कंट्रोल करता है? फायर एलिमेंट। फायर को कौन करता है? लिवर। तो ये इतने अच्छे से आपस में हार्मनी में काम करते हैं और इतना अच्छा ब्यूटीफुल रिलेशन बिल्डअप करते हैं। तो जब जहाँ पर भी डिस्टर्बेंस, आपकी फैमिली में कोई एक व्यक्ति भी बीमार होता है तो क्या सब सारा डिस्टर्बेंस हो जाता है, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर होता है। करेक्ट। सो आपने बहुत डॉक्टर साची अच्छे से ये समझाया कि कैसे ऐसा नहीं है कि हार्ट का प्रॉब्लम है तो सिर्फ हार्ट का प्रॉब्लम है, वो सभी के साथ कनेक्टेड है, और हर एक ऑर्गन कहीं ना कहीं कोई तरह से तो कोई दूसरे ऑर्गन्स के साथ जुड़ा हुआ होता ही है। आपने हर एलिमेंट के साथ क्या क्या जुड़ा है ऑर्गन वो बताया। लिवर के साथ एयर एलिमेंट, हार्ट के साथ फायर एलिमेंट, वैसे वाटर के साथ आई थिंक आपने किडनी बताया। बाकी के दो स्पेस एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट, ये दोनों किसके साथ जुड़े हुए होंगे? अर्थ एलिमेंट स्प्लीन के साथ जुड़ा है, और स्प्लीन का जो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्गन है वो स्टमक है।
और जो हमारा मेटल एलिमेंट जो धातु होता है वो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के साथ में जुड़ा हुआ Okay. है, लंग्स के साथ में जुड़ा हुआ है। ओके, गॉट इट, हाँ ठीक है, लवली। सो पूरा जो है थियोरी आपने समझाया, अगर मैं आपको प्रैक्टिकली पूछूं, अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी किसी को वजन कम करना है, किसी को बीमारी दूर करनी है, तो कौन सी 3 ऐसी चीज आप बताएंगे अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी कि अगर आप इतना भी करोगे ना तो भी काफी हीलिंग बॉडी में हो जाएगा, ऐसा कुछ है? एब्सोल्युटली। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम कौन कौन से टूल्स का यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले तो ये समझना, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट है ऑलरेडी तो इन्फ्लेमेशन आपका बढ़ जाएगा, और इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है तो आपके ऑर्गन्स में बैलेंस नहीं रहेगा, इम्बैलेंसेस हो जाएंगे। तो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ओबेसिटी हो रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, यानी कि आपका कहीं ना कहीं इंक्लाइनेशन है प्रोसेस्ड फूड की तरफ है, जंक फूड की तरफ है, आपका खान पान में प्रॉब्लम है, मे बी आप इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं, आपका वहाँ पर बैलेंसिंग नहीं है, मे बी आपकी कोई एक्टिविटी ही नहीं है, राइट। तो ये सारी चीज़ें अगर हम बैलेंस करते हैं तो चाहे आप ओबीज कंडीशन में हो या फिर आपका वेट बढ़ नहीं रहा हो, दोनों ही कंडीशन में हम इन सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करके उसको ठीक कर सकते हैं। सो हम जो लाइफस्टाइल कहते हैं कि आप जो खाते Exactly. हैं, आप जो एक्सरसाइज करते हैं, टाइम Right. पे सोते हैं, वो सारी Right. चीज़ों को वो बैलेंस करें। नेचुरोपैथी के हिसाब से कोई फूड में आप ऐसा बताएंगे कि ये फूड तो आप अवॉइड ही कीजिए जितना कर सकते हैं, लाइक द वर्स्ट फूड टू हैव? I must say packed juices. Packed juices. They are bundle of sugar. Yeah. And sugar is, I mean, that refined sugar is not really good. ओके, सो कोई भी रिफाइंड शुगर से बनी हुई चीज़ है, उसके अलावा कुछ नेचुरोपैथी के हिसाब से और कुछ जो नहीं लेना चाहिए? प्रोसेस फूड आपको अवॉइड करना चाहिए। और कोई भी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है, मेरे गुरुदेव ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था, जैसा उन्होंने बताया था मैं आपको वैसा बताना चाहूँगी। जो जल्दी सड़ता है वो जल्दी पचता है, जो देर से सड़ता है वो देर से पचता है, जो कभी नहीं सड़ता है वो कभी नहीं पचता है। अरे वाह! तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप कंठस्थ कर लें तो बहुत बिल्कुल कभी भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अगर आपको भूख नहीं लगी है और आप उसमें खा रहे हैं, आप मोस्ट हेल्दीएस्ट फूड भी खाएंगे तो भी वो आपका पाचन उसका नहीं होगा, है ना, आपको उसकी एनर्जी नहीं मिलेगी और वो फॉरेन मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप बहुत भूख लगी है और आप उसमें समोसा या फ्राइड फूड भी खाते हैं तो भी बॉडी इतना इंटेलिजेंट सिस्टम है कि वो वहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट कर लेगा और जो भी रिक्वायरमेंट है वो अपनी फुलफिल करेगा, राइट। तो नेचुरोपैथी का कॉन्सेप्ट ही है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हो रहे हैं। टॉक्सिन्स क्यों हो रहे हैं? कि फॉरेन मटेरियल आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है। तो सारी जो बीमारियां हैं वो आपकी स्टमक से शुरू होती हैं, वो आपकी गट हेल्थ से शुरू होती हैं और फिर वो स्प्रेड होती हैं पूरी बॉडी में। तो अगर आपने इतना कॉन्सेप्ट समझ लिया कि हमें भूख में खाना है, भूख नहीं है तो हमको नहीं खाना है, बगैर भूख में जो भी खाया जाता है वो सीधा स्ट्रेट अवे टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी कंसेप्ट आपने बताया कि जब भूख है तब खाइए। अभी क्या होता है कि हम अनटाइमली मील ले रहे हैं, स्नैकिंग कर रहे हैं बीच बीच में, ऐसे ही टीवी देखते देखते, काम करते करते, किचन में कुक करते करते भी ऐसे ही 2 चिप्स खा ली या ऐसे ही 2 बिस्किट खा ली और हमें लगता है कुछ नहीं होगा। बट वो अनटाइमली स्नैकिंग करना इंसुलिन रेजिस्टेंस से लेकर इन्फ्लेमेशन से लेकर ओबेसिटी, सारी चीज़ें जो है वो कर रहा है। सो पहला तो आपने बताया कि भूख लगे तब आप खाइए, ओके। उसके अलावा खाने में और क्या होगा जो या तो अवॉइड करना चाहिए? पहले हम अवॉइड की बात करें, अगर हो सकता है कि आप इतना तो अवॉइड ही कीजिए कि भूख नहीं लगी तो प्लीज़ कुछ ना खाइए, वो पहली बात हुई। और क्या होगा? हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आप फ्रेश फूड खाएं, या फिर अगर आप प्रिजर्व फूड खा रहे हैं तो जो हमारी एंशिएंट टेक्निक से प्रिजर्वेशन होता है, जैसे सन ड्राइड टोमेटोज़ हैं, या हम जो प्रोटीन्स हैं उनको भी ड्राई करके उसका भी कंजम्पशन करते थे, या कुछ नेचुरल मेथड से हम विनेगर्स को प्रोड्यूस करते थे, जैसे जामुन का विनेगर है या फिर किसी भी तरीके के शुगर केन का है, वो सारी जो चीज़ें होती थी, फर्मेंटेशन होते थे, दैट वाज सपोज टू बी हेल्दी। अगर इस तरीके की चीज़ें हम डाइट में इंक्लूड करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हम पैक्ड, प्रोसेस्ड, रिफाइंड और जो फैक्ट्री में बने हुए चीज़ों को यूज़ करते हैं, दैट इज़ रियली डेंजरस फॉर हेल्थ। टू माई एक्सपीरियंस, मैं एक फैक्ट्री में गई और वहाँ पर मैंने देखा कि ऑयल बन रहा है लेकिन वहाँ पर एक भी सीड नहीं है। केचप्स बन रहे हैं लेकिन एक भी टोमेटोज़ नहीं है। तो यू हैव टू अवॉइड ऑल दोज फूड्स जो कि फैक्ट्री से आ रहे हैं, फार्म से नहीं आ रहे हैं।
तो कोशिश करनी चाहिए कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर नेचर से कनेक्ट करें, अपने होम गार्डनिंग की प्रैक्टिस करें, अपने घर में ही छोटी छोटी चीज़ों को ग्रो करें और जितना हो सके नेचर से इन लाइन रहें, नेचर से कनेक्टेड रहें। अदरवाइज जो भी अपार्ट फ्रॉम दैट है वो आपके लिए पॉइजनस है, डेंजरस है। ओके, रिफाइंड चीज़ों से दूर रहें, प्रोसेस चीज़ों से दूर रहें। ब्यूटीफुल। और ऐड करने के लिए कौन से ऐसे फूड होंगे, कोई भी इंसान अगर ऐड करता है तो वो हेल्दियर होना शुरू हो जाएगा, वो क्या होंगे टॉप फूड्स? जो बेस्ट फूड है, कुछ चीज़ें हैं, कोई एक फूड को हम नहीं कह सकते, बहुत सारी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। हमारा इंडिया, भारत इतना प्रचुर है हर चीज़ों में कि आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, वहाँ पर 50 आइटम्स तो आप ऐसे ही देख सकते हैं। हम एक फार्म में रिसर्च कर रहे थे, वहाँ पर हमने देखा कि 14 वैरायटीज़ ऑफ ओनली ब्रिंजल्स आर ग्रोइंग, जो कि हमने कभी मार्केट में नहीं देखे। तो सबसे बेस्ट है कि आप मार्केट में जाएं और आप देखें कि जो भी सीजन्स की अवेलेबल चीज़ें हैं उसको आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। मेनली फ्रूट्स वेजिटेबल्स या फिर आप जैसे प्रोटीन्स हैं जिनको आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, उनको आप सोक करिए, फिर उनको आप कुक करिए, स्लो फ्लेम पे कुक करिए जिससे उसके न्यूट्रिएंट्स ना लूज हों। और आप जब भी उसको सोक करिए उसको अच्छे से वॉश करिए जिससे पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स आप ना कंज्यूम करें, जो कि फॉरेन बॉडी की तरह हमारी बॉडी में काम करता है। तो हम कुछ 2-4 चीज़ों के नाम ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा प्रचुर है। तो आप जाइए अपनी लोकल मार्केट में, रिसर्च करिए, जितने भी तरह तरह के नट्स हैं, तरह तरह के प्रोटीन्स हैं, पल्सेस हैं। अगर आप नॉन वेज हैं तो आप लीन मीट और एग्स वगैरह का कंजम्पशन कर सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन है तो। और बाकी अगर आप डेयरी प्रेफर करते हैं, वीगन नहीं हैं, तो यू कैन गो फॉर सम देसी काऊ जो हमारी ओरिजिनल काउज होती थी। दैट मिल्क इज़ सपोज टू इक्विवेलेंट टू मदर्स मिल्क। तो उस तरीके का अगर आपको ऑल्टरनेटिव्स मिल सकते हैं तो आप करिए। अगर नहीं मिल सकते हैं तो आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि अगर हम किसी को बता देते हैं नट्स खाइए, काजू बादाम अखरोट, वो बहुत एक्सपेंसिव अगर हो रहा है तो लोग पैनिक करते हैं कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, हम नहीं कर सकते। तो उसकी भी सब्स्टिट्यूट है, आप पीनट्स को यूज़ कर सकते हैं, आप हरा चना यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन चना यूज़ कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द मार्केट, यू स्टार्ट योर रिसर्च फ्रॉम देयर, क्योंकि फूड जो है, आहार नेचुरोपैथी का आधार है। आहार, विहार, व्यायाम, ब्रीदिंग, ये सारी चीज़ें जब आपकी करेक्ट हो जाती हैं तो आपकी लाइफ स्टाइल करेक्ट हो जाती है, तो सब कुछ, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक करेक्ट होनी शुरू होती हैं। तो द बेस इज़ कि आप समझिए, नेचर को समझिए और अपने आप से कनेक्ट होना शुरू होइए। लवली। आई थिंक लोगों के लिए एक चीज़ बहुत आसान होगी, फूड में चेंजेस लाना, वो ज़रूर वो लाएंगे, बट एक चीज़ बहुत इजी है, दैट इज़ ब्रीदिंग में चेंज लाना, क्योंकि उसमें कुछ मुश्किल नहीं है, एक कॉमन इंसान कर सकते हैं, कोई भी उम्र के कर सकते हैं। तो आपने प्राणायाम के बारे में या ब्रीदिंग के बारे में अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी आप क्या बताएंगे कि इतना करो, 2 मिनट 5 मिनट या जितना भी, उससे बॉडी का जो हीलिंग है वो बहुत एक्सेलरेट हो जाएगा? देखिए, हमारी बॉडी में डिजीज़ेस तभी होती हैं जब वो एसिडिक होती चली जाती है। जितना वो एल्कलाइन होती है उतना हमें डिजीज़ फ्री रखती है। तो हर चीज़ का कैरियर कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में अगर प्रचुर मात्रा में होता है तो वो हमें सर्टेनली निरोगी रखेगा। तो अगर 5 मिनट का आपके पास टाइम नहीं है, 1 घंटे का, 2 घंटे का, आपके पास 5 मिनट है या 15 मिनट है, तो आप ब्रेथ वर्क करिए। जब आप मॉर्निंग में या किसी भी टाइम जब आपको सूट करता है, उस समय आप थोड़ी देर शांति से बैठकर अगर ब्रीदिंग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, इस टाइप की ब्रीदिंग टेक्निक्स आपकी बॉडी को एल्कलाइन रखेगी, ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में रखेगी और आपको निरोगी रखेगी। ओके, अनुलोम विलोम मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट प्राणायाम है। नाड़ी शोधन, उसके ऊपर तो मैंने बहुत बातें करी है, बिकॉज मैं वो बचपन से कर रही हूँ। शायद ही कोई दिन होगा जब मैं वो नहीं करती हूँ। सो आई नो कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसके अलावा जैसे हाइड्रोथेरेपी है, जैसे नेति करते हैं, जल नेति, तो आप क्या क्या कुछ चीज़ें घर पे ही करने के लिए रेकमेंड करेंगे कि नेचुरोपैथी की ये सारी थेरेपीज आप घर पे करिए इस तरह से? जैसे शंख प्रक्षालन एक प्रोसेस है, बट वो शायद घर पे करना नॉट एडवाइजेबल, तो कोई ऐसी प्रोसेसेस है जो घर पे वो कर सकते हैं? कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर समझनी चाहिए और करनी चाहिए,
और अगर आपको स्वस्थ रहना है तो उसको जा कर के सर्टिफाइड नेचुरोपैथ से आपको सीखना चाहिए। जैसे कि नहाना कैसे है, मैंने देखा है कि लोगों के पास टाइम नहीं होता, शावर ऑन किया, नहाया और चले गए, बट दैट इज़ नॉट द राइट वे। आपकी जो स्किन है दैट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन, जब आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे, वो नेचर से कांटेक्ट में नहीं रहेगी, प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं रहेगी, तो उसमें ड्राइनेस रहेगी, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा। तो नहाना ही एक बहुत बड़ी कला है। तो उसमें हम लोगों को सिखाते हैं कि घर्षण टेक्निक से किस तरीके से आप केमिकल फ्री रहकर अच्छे से स्नान ले सकते हैं, जिससे आपका ऑक्सीजनेशन बढ़े और स्किन आपका जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो अच्छे से काम करे। घर्षण टेक्निक एक बार आप ज़रूर बताइएगा कि क्या, जैसे कपड़ा यूज़ करके या क्या करके, कुछ लोग शायद खरीद नहीं सकते ड्राई ब्रश, बट क्या करे और कैसे करे एग्जैक्टली, कौन से समय पे करे ताकि बॉडी का इन अ वे ये डिटॉक्स प्रोसेस जो है वो हो सके। राइट। तो बहुत सिंपल है, आप एक छोटा सा हैंकरचीफ या टॉवल ले सकते हैं और रूम टेम्परेचर में वाटर लेके आप उसको डिप करिए और फिर उसके बाद सर्कुलर मोशन में पूरी बॉडी को आप क्लीन करिए। आपको कोई भी सोप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरी बॉडी में उसको फेस से शुरू करके आप पूरी बॉडी में उसको सर्कुलर मोशन में करते जाइए। पहले आपने फेस किया, फिर उसको वॉश कर लिया, फिर नेक किया, फिर वॉश कर लिया, फिर हैंड्स किए, ऐसे ऐसे करके अप टू डाउन आपने पूरा आपकी क्लीनिंग करी, फिर आपने शावर लिया। जब आप इस प्रोसेस से नहाएंगे, इतने से चेंज से आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं। दैट इज़ वंडरफुल टेक्निक जो हर कोई आसानी से कर सकता है, बच्चे से लेकर के हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है। और ये इससे इसका साइंस क्या है आपके हिसाब से, ये क्यों वर्क करता है? जैसा कि हमारी बॉडी में वाटर एलिमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और वो पूरी बॉडी में क्लिनजिंग का काम करता है, पूरी बॉडी को क्लीन करता है। जो हमारी बॉडी में जब इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो ब्लड इम्प्योर हो जाता है और हमारा लिम्फ काम नहीं करता, तो ब्लड स्टैग्नेशन हो गया और जो हमारा टॉक्सिक फ्लूइड है वो लिम्फ्स में इकट्ठा हो गया, वो सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। तो हमारा जो स्किन है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है। हमारे ऑर्गन में अगर इम्बैलेंसेस है और आप स्किन को अपनी एक्टिवेट कर लेते हैं तो वो एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन काम करने लगता है। जैसे कि आपने कोविड के टाइम पर देखा होगा, लोग ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे। पहली टेक्निक जो मैंने लोगों को गाइड करी कि आप इसको करिए, उससे ही लोगों की आधी प्रॉब्लम ठीक हो गई। उसके बाद फिर हमने डाइट करेक्शन किया, उसके बाद फिर हमने बाकी उनके इमोशंस पे काम किया और स्लीप पे काम करा। ये कुछ 2-4 पिलर्स पर काम करने से ही वो घर बैठे क्रिटिकल पेशेंट्स आराम से ठीक हो गए 3 दिन में। वाह। और ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने ठीक किया है। ऐसे हज़ारों लोगों को हमने कोविड टाइम पर गाइड किया और ऐसे भी लोग आए जो जिनके फैमिली में ऑलरेडी 3-4 लोगों की डेथ हो चुकी थी और वो बोल रहे थे कि अब हमारा नंबर है, अब हम भी जाने वाले हैं। तो फिर सबसे पहला गाइडेंस था कि यू अवॉइड द मेडिकेशन एंड यू डू ऑल दीज थिंग्स। आप नेचुरल फूड पे शिफ्ट होइए, कुछ प्रोसेसेस ऐसी हैं जो करिए और वो लिटरली 3 दिन में ठीक हो गया। क्या बात है। और वो भूल गए कि हम कभी बीमार थे। अभी भी वो हेल्दी है, हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। लवली। ड्राई ब्रशिंग जो है या आपने घर्षण स्नान जो कहा, तो आई थिंक 2015-16 के आसपास मैंने वो शुरू किया था। और पहली बार मैंने उस वक्त, पहले थोड़ा पता था बट मैं थोड़ा फोकस नहीं किया था। पापा बहुत बताते थे, बट ऐसा होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो पापा बोलते थे तो इतना ठीक है, थोड़ी चीज़ें उन्होंने बताई वो करी। बट ये घर्षण स्नान मैं आज भी करती हूँ, ड्राई ब्रशिंग जो हम कहते हैं। तो आई हैव अ ब्रश जो आता है स्टिक के साथ, पहले रुमाल से करते थे, अभी ये ब्रश के साथ। तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं नीचे से शुरू करती हूँ एंड आई ट्राई कि हार्ट की और सारा ब्लड सर्कुलेशन लेकर जाए, तो पीछे से भी और पूरे बॉडी से भी, यहाँ सर्कुलर, बाकी पूरा का पूरा जो है हार्ट की और जैसे लिम्फ हम कहते हैं इन अ वे, तो वो यहाँ पर आए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के लिए हार्ट का पंप दिया है, लिम्फ के सर्कुलेशन के लिए कोई पंप नहीं है, तो मैन्युअली करना है। तो वो मैं करती हूँ। आई हैव सीन कि वो बहुत 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 रिजल्ट देता है। वो एनर्जी बढ़ा देता है, स्लीप बेटर कर देता है, स्किन इश्यूज़, हेयर फॉल, ओवरऑल बॉडी में कोई टॉक्सिसिटी है तो उसे कम करने में वो हेल्प करता है। तो मैं पर्सनल टेस्टिमोनी हूँ कि ये ड्राई ब्रशिंग या घर्षण स्नान कितना हेल्प करता है। और आप सामने बहुत ज़्यादा बॉडी वॉश का इस्तेमाल नहीं भी करोगे, ये एक्चुअली साइकोलॉजिकल ही है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? जो लोग
एकदम मस्त फ्रेग्रेंस वाला बॉडी वॉश यूज करते हैं, बहुत ज्यादा केमिकल वाला। आई थिंक आप कभी यूज करते हैं ऐसी कोई चीजें? जब आप हेल्दी होते हो ना तो आपको इतना फियर के साथ में जीने की ज़रूरत नहीं होती। जब आपके ऑलरेडी बैलेंसेस हैं और आपने कभी कुछ ऐसा यूज़ भी कर लिया तो वो आपके लिए इतना ज़्यादा टॉक्सिकेटेड नहीं होगा। करेक्ट। तो कभी कभी हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी हैबिट्स डेवलप हो गई हैं और जिसने हमें ये कॉन्फिडेंस दिया है कि हम आजीवन निरोगी रह सकते हैं, तो वो प्रोसेस हमें प्रोसेसेस नहीं लगती, वो बर्डन नहीं लगता, वो बहुत एक रूटीन बन जाता है और बहुत ईजिली आप उसको करके अपना रूटीन कर सकते हैं। तो हम कभी कभी यूज़ कर लेते हैं, कभी अगर हमें लगा कि हमें फ्रेग्रेंस की ज़रूरत है। लेकिन जब टॉक्सिन्स बॉडी में नहीं होते हैं तो आपकी बॉडी ओडर ऐसी होती ही नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ एक्सटर्नल परफ्यूम्स या इस तरीके की चीज़ें यूज़ करनी है। आप एसेंशियल ऑयल हैं या जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उसका आप ज़रूर उपयोग कर सकते हैं, जिसमें पैराबेन्स या बहुत हैवी केमिकल्स का यूसेज नहीं ना हो। हो। हाँ जी। लेकिन जो प्रोसेस है, जो स्किन को एक्टिवेट रखने की प्रोसेस है, वो करना ज़रूरी है। अगर आप उसको रोज में नहीं कर पाते हैं, आपके पास 10-15 मिनट्स नहीं है, तो एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक आप उसे ज़रूर करें। ब्यूटीफुल। आपने नहाने के बारे में जो मिस्टेक बताई, ऐसी कोई और मिस्टेक है जो अवॉइड करनी चाहिए, जो कॉमनली लोग करते हैं? स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे ऑर्गन जो हैं वो 24 घंटे काम कर रहे हैं, हमारे वाइटल ऑर्गन्स, दे डोंट टेक एनी रेस्ट। तो नाइट का टाइम ऐसा होता है कि जब वो क्लिनजिंग मैकेनिज्म पे काम करते हैं। तो हम आजकल जो ये हमारे डिजिटल मीडिया है, इसकी वजह से इतने एडिक्शंस हैं हमें कि हमारे पास टाइम नहीं है डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, और हम अपनी स्लीप पर ध्यान नहीं देते। और जब वो ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे ये सारे प्रोसेसेस कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। तो दैट इज़ अगेन कि वो प्रॉब्लम हो जाता है हमारे इम्बैलेंसेस का। तो हमारी स्लीप 6 आवर्स की या 8 आवर्स की जितनी भी आपको ज़रूरत है, वो इम्पॉर्टेंट है कि आप उस टाइमिंग से शुरू करें। जैसे कि लिवर का टाइम है 11 PM to 3 AM। अच्छा। तो उस समय वो डिटॉक्स करता है बॉडी को, अपने सारे फंक्शन करता है, राइट। जो हमारा फायर एलिमेंट है उसका टाइम है मॉर्निंग 11 से लेकर के 3 PM। तो हमारी अग्नि उस समय सबसे ज़्यादा हाई है। तो जब अग्नि सबसे ज़्यादा तीव्र है तो हम उस समय जो अच्छे प्रोटीन्स हैं जैसे कि स्प्राउट्स वगैरह हैं उनका कंजम्पशन कर सकते हैं, रॉ फ्रूट्स, रॉ सैलड्स का कंजम्पशन कर सकते हैं, जिससे हमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और सबसे ज़्यादा एसेंशियल विटामिन्स वगैरह मिलते हैं। और जो हमारी किडनी का टाइम है वो इवनिंग में 3 PM to 7 PM रहता है। तो उनके सारे ऑर्गन्स के टाइम फिक्स हैं। तो अगर हम नाइट टाइम पे प्रॉपर हम साउंड स्लीप नहीं लेते हैं कुछ आवर्स की, तो वहाँ पर इम्बैलेंसेस होते हैं। तो दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी स्लीप पर ध्यान दें और हम डिजिटल डिटॉक्स पे फोकस करें। लवली। उसके अलावा नेचुरोपैथी प्रोसेसेस जो घर पे कर सकते हैं, उसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्या किया जा सकता है? नेचुरोपैथी थेरेपी अगर घर पे ही करनी है, हर रोग को आप ईजली, अगर आप, वैसे तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। आप पहले से ही उसको सीखें। ज़रूरी नहीं है कि आप बीमार हों तब आप किसी नेचुरोपैथी सेंटर में जाएं या तब आप किसी नेचुरोपैथिस्ट से मिलें। जब आप हेल्दी हैं तभी वो सारी टेक्निक्स को अडॉप्ट करें, जिससे कि वो टाइम ही ना आए कि आपको क्रिटिकल एक्यूट सिचुएशन में जाना पड़े। तो सबसे पहले तो आपका जो भी नेचुरल एलिमेंट्स हैं उससे आप टच में रहें। उसके अलावा अपने न्यूट्रिशन और डाइट का ध्यान रखें, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आपके प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है तब तक आपके बॉडी ठीक से काम नहीं करेगी। तो वो समझना, उसकी एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हर जो ऑर्गन होते हैं हमारे सारे, वो कलर से भी कनेक्टेड होते हैं। जैसे लिवर का कलर होता है ग्रीन, स्प्लीन का कलर होता है येलो, फायर का कलर होता है रेड, किडनी का कलर होता है ब्लू एंड ब्लैक। तो अभी क्या है कि आप नॉर्मली आप इन्फ्लुएंसर्स देखेंगे, कहीं पर भी देखेंगे, बहुत सारी खाने पीने की चीज़ों की बात होती है। जैसे पोमोग्रेनेट बहुत अच्छा मेडिसिन है, बहुत अच्छा फूड है, लेकिन वो हर किसी के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपका लिवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो आप ग्रीन कलर के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो जो क्लोरोफिल रिच फूड जो हम कहते हैं, जो उसका फाइटोन्यूट्रिएंट है, जैसे ग्रीन एप्पल है या ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या लीफी वेजिटेबल्स हैं, आप उसका यूज़ करेंगे तो। लेकिन अगर आपका लिवर
ज़्यादा फंक्शन कर रहा है और आप ग्रीन कलर यूज़ करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगा। लिवर सिरोसिस है ना, ऑलरेडी लिवर हाइपर हो चुका है आपका, और उस समय आप गलत खान पान कर रहे हैं, क्योंकि सीधा फूड का रिलेशन है, 70% फूड का रिलेशन है हमारे एलिमेंट से या हमारी वेल बीइंग से। तो अगर हमने वहाँ पर गड़बड़ करी तो ऑलरेडी प्रॉब्लम होना है। सो लिवर का प्रॉब्लम है तो ग्रीन कलर फूड लेने हैं। अगर वो कम फंक्शन कर रहा है तो ग्रीन लेना है, अगर ज़्यादा फंक्शन कर रहा है तो ग्रीन नहीं लेना है। कैसे पता चलेगा कि वो ज़्यादा फंक्शन कर रहा है? तो वो डॉक्टर्स आइडेंटिफाई करेंगे सिम्टम्स के बेसिस पर, आपकी एनर्जी के बेसिस पर। अगर आपको खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, मतलब आपका माउथ भी वो बताएगा कि क्या हो रहा है, तो आपको एसिड रिफ्लेक्सेस हो रहे हैं, लिवर में प्रॉब्लम है, तो उस तरीके से फिर आपको वो करना है। ये सेल्फ आप नहीं कर सकते, आपको इसको सीखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें आपके लोकल एरिया में, क्या क्या चीज़ें आप आइडेंटिफाई करके क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। ये आपको डॉक्टर्स सुपरवाइज करके, आपका सिम्टम्स चेक करके, आपकी प्रॉब्लम्स चेक करके, आपकी हिस्ट्री बैकग्राउंड चेक करके, वो सब आपको तब बता सकते हैं। क्योंकि साथ में इमोशंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर हमने उस पर काम नहीं किया तो वो भी डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपके घर में भी आपको इनहेरिट हुआ है एंगर, तो वो आपका टेम्परामेंट बन गया कि आप हमेशा गुस्से में रहते हो, तो हम क्या कहते हैं कि अरे ये इसका तो ऐसा ही नेचर है। लेकिन वो नेचर से उसके केमिकल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, उसका लिवर गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि एंगर इज रिलेटेड टू लिवर। तो अगर आप परमानेंटली उस कंडीशन में रहते हैं तो आपका लिवर खराब होता है, मतलब कि वो पहले तो हाइपर होगा, फिर सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे हाइपर, मतलब लोअर कंडीशन में चले जाते हैं। और अगर एक ऑर्गन डिस्टर्ब होता है तो बाकी के ऑर्गन भी साथ में डिस्टर्ब होते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने न्यूट्रिशन को समझें, और सबसे पहले आप अपने आप को समझें कि प्रॉब्लम है कहाँ पर। गॉट इट। क्योंकि जब तक आप नेचुरोपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तब तक ऑलरेडी आपको 20, 30, 40 साल हो चुके होते हैं और आप ऑलरेडी क्रोनिक स्टेट में पहुंच चुके हैं। तो उसमें फिर वो एक डिजीज के साथ में नहीं आते हैं, वो कम से कम 25 डिजीजेस की लिस्ट लेकर के आते हैं। सही बात है, राइट? तो दैट इज आउट ऑफ योर हैंड्स। अगर किसी को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लिवर इश्यूज वगैरह कोई भी किस्म की तकलीफ है, या वज़न कम करना है, फैट ज़्यादा है, उनके लिए नेचुरोपैथी कैसे एक मेडिसिन बन सकता है? उन लोगों के लिए नेचुरोपैथी बेस्ट है जिनको इस टाइप के लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर ही है, इट मे नॉट बी जेनेटिक ऑलवेज। तो जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, पीसीओडी, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर, फैटी पैनक्रियाज, ऑल दीज इश्यूज में जब तक आप अपने लाइफ स्टाइल को फिक्स नहीं करेंगे तब तक ये इश्यूज जाएंगे ही नहीं। अगर आप सिम्टम बेस्ड इसमें काम करेंगे और उसको सप्रेस करेंगे तो वो फिर दूसरी डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आपको लॉन्ग टर्म डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं तो वो धीरे धीरे करके या तो सोरियासिस में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर आपको और तरह तरह की बीमारियों में, कैंसर तक में कन्वर्ट हो जाता है। तो एज अ होल अगर हम बॉडी को समझेंगे नहीं और उसके रूट कॉज पे काम नहीं करेंगे, सिम्टम को सप्रेस करते रहेंगे, तो ये सारे इश्यूज़ होंगे। जब मैं अपने स्पाइन सेंटर में जितने भी आज तक मैंने पेशेंट देखे हैं, सबको स्टमक इश्यूज़ होते ही हैं, उनका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। That is the root cause of all diseases. That is a mother of all diseases. सारी diseases आपकी स्टमक से शुरू होती है। जब हम वहाँ पर उसको टारगेट करेंगे, रूट को टारगेट करेंगे, तब सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फिक्स होने लगेंगी। अभी क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमें टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है, उसको पता चलता है कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, तो वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। राइट? हम क्या करते हैं, पैरासीटामोल कंज्यूम करते हैं, वो क्या करता है कि वो केमिकल को ब्लॉक कर देता है और टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है। तो क्या वो इन्फेक्शन खत्म हुआ? क्या वो इन्फ्लेमेशन खत्म हुआ? नहीं खत्म हुआ, वो वहीं का वहीं है। करेक्ट। तो हम उसमें हर्ब्स के माध्यम से या किसी और थेरेपीज़ के माध्यम से जब टेम्परेचर पर काम करते हैं तो वो सिर्फ टेम्परेचर पर काम नहीं करते, इन्फेक्शन पर काम करते हैं। जब वो इन्फेक्शन फ्लश आउट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो आपका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। गॉट इट। तो अगर हम ये प्रैक्टिस लंबे समय तक करते रहते हैं, जैसे डायबिटीज़ के केस में हम मेटमॉर्फिन टाइप की मेडिकेशंस को यूज़ करते हैं, राइट? तो वो धीरे धीरे करके ब्लड से शुगर को हटा तो नहीं रहा, वो तो वही है, वो इधर उधर जा कर के कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है।
अब वो लॉन्ग टर्म जब हम देखते हैं तो धीरे धीरे करके हमारे सीरीज में ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि हम ठीक हो रहे हैं और रूट कॉज पे काम नहीं करते। राइट। तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। आप बहुत ईजिली उन सिस्टम्स को समझ करके अच्छे गाइडेंस में बहुत ईजिली उसको अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके, प्रैक्टिकली अगर बताए तो नंबर 1, 2, 3 स्टेप्स क्या होंगे एग्जैक्टली? सबसे पहले जब हमारे पास में कोई कंसल्टेशन के लिए आता है तो पहले तो हम उसका माइंडसेट समझते हैं कि आप कहाँ पर हो, क्योंकि वो जैसा मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी 20 साल हो चुके होते हैं, वो बहुत सारी डिजीज़ेस के साथ में आता है, 25 डिजीज़ेस के साथ। तो जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी काउंसलिंग करते हैं, समझना पड़ता है कि कहाँ पर उसके इमोशंस स्टक हो रहे हैं और वो इमोशंस कौन से ऑर्गन्स को ख़राब कर रहे हैं, तो रूट क्या है, वो प्रॉब्लम का रूट क्या है। लिवर से शुरू हुआ था कि स्प्लीन से शुरू हुआ था कि लंग से शुरू हुआ था कि अब जैसे मैं अपने केस के बारे में बात करूं, बचपन से मुझे हमेशा सर्दी जुकाम रहता था और हमेशा से एंटीबायोटिक्स और इस टाइप के मेडिकेशंस पर रहती थी। वो चीज़ ठीक होने की बजाय 22-25 साल तक आते आते वो और इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मेरे सारे ऑर्गन्स मतलब हाइपो कंडीशन में चले गए। नो एनर्जी, नो बैड इमोशंस, आप हमेशा ग्रीफ में रहोगे, जो भी मतलब ये लंग्स की आपकी वो सारे सिम्टम्स होते हैं। फिर धीरे धीरे करके जो उसके मदर है, ग्रैंड मदर है, वो सब भी वीक होते चले जाते हैं। तो जब तक आप इन चीज़ों पे काम नहीं करेंगे, आप अपने न्यूट्रिशन पे काम नहीं करेंगे, अपने एक्टिविटी पे काम नहीं करेंगे, अपने इमोशंस पे काम नहीं करेंगे, स्लीप पे काम नहीं करेंगे, तब तक आपकी वेलबीइंग पे काम नहीं होना है, बिकॉज इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच, सो यू हैव टू वर्क अपॉन ऑल दीज एरियाज। लवली। आप कैसे नेचुरोपैथी में, वैसे आपने बता दिया, थोड़ा हिंट दे दिया, बट आपने कैसे अपने हेल्थ चैलेंजेस को ओवरकम किया या कैसे आपको इंटरेस्ट पड़ा इस फील्ड में? पहले मुझको भी बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था, मैं भी आईटी इंडस्ट्री में थी एंड आई हैड नो ट्रस्ट इन ऑल दीज एज ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस। मेरा जाना हुआ आर्ट ऑफ लिविंग में, वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारी प्रैक्टिसेस हो रही हैं और कई लोगों ने हमको गाइड किया कि आप यहाँ पर ट्रीटमेंट कराइए। मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था, लेकिन कुछ सिंपल मेडिकेशन से मैंने देखा कि मेरी डॉटर को बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ। तब मुझे वो क्लिक होना शुरू हुआ कि अच्छा, ये कुछ ऐसी एंशिएंट टेक्निक्स हैं जिनके बारे में हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए। और मेरी खुद की कंडीशन मेरे बच्चे की बर्थ के बाद ऐसी हो गई थी कि मैं चल भी नहीं पा रही थी, मेरे घुटनों में पेन हो रहा है, मेरे थायराइड हो गया और बहुत सारी नेल फॉल हो गए, हेयर लॉस हो गया, बहुत सारी डिजीजेस हो गई। अब जो आपका इन्वायरमेंट होता है उसमें सारे लोग क्या कहते हैं, यू आर 30+, अब आपको ऐसे ही रहता है, ये कुछ रिवर्स नहीं होता। सो वन चॉइस चेंज्ड माई लाइफ, कि मतलब मैंने ये सोचा कि मैं इंसान हूँ, क्या मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा? इतनी मुझे नहीं पता कि मुझे कितना जीना है, इस तरीके से रहना, नो, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा, ऐसा संभव नहीं है। वो चॉइस ने मुझे ये सारा रूट दिखाया और फिर मुझे पता चला कि कितना मैजिक होता है। और जो मेरे यूट्रस इश्यूज़ थे, जो मेरे मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर्स थे, जो मेरी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी थी, वो सारी 1 महीने के अंदर सब ठीक हो गई। क्या बात है। सबसे बेस्ट कौन सी चीज़ ने हेल्प किया आपको रिकवर करने में? सबसे पहले तो मेरी चॉइस, सेकंड जो भी थेरेपीज़ बताई गई वो मैंने बहुत सिंसियरली उनको फॉलो करी। जैसे कि मड थेरेपी है और आपका कुंजल क्रिया है, नेति है, नौली है, बस्ती है, ये सारी व्यायाम है, ये सारी चीज़ें, सनलाइट लेना है, अपने डाइट पे काम करना है, भूख लगने पर खाना है, रॉ फूड खाना है, 50% आपको रॉ फूड खाना है, आपको हाइड्रेटेड फूड खाना है, प्रोसेस फूड नहीं खाना, पैक फूड नहीं खाना, चाय कॉफ़ी से दूर रहना। इस तरीके की सारी चीज़ों ने उसको मुझे बहुत हेल्प किया। और आजकल क्या होता है कि लोग इन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं, जो चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए वो चीज़ों से बहुत दूर भाग रहे हैं। तो मेरी मम्मी एक स्टोरी बचपन में सुनाते थे, एक ये कोयल की और कौवे की, और वो शायद हमारी टेक्स्ट बुक में भी आता है कि कोयल होती है तो वो दोनों फ्रेंड्स होते हैं, तो वो जब भी सीज़न होता है कि जैसे हमें फूड इकट्ठा करना है तो वो कौवे को बोलती है कि चलो हम ये अपने खेत से ये लेकर के आते हैं, ग्रेन्स लेकर के आते हैं। तो वो बोलता है तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। जब रेन का सीज़न आता है तो फिर वो बोलती है चलो अपना घोंसला पहले से बना लेते हैं। तो वो कहता है, वो वैसे ही फिर से उसको बोलता है। ऐसी सारे सीजन्स निकल जाते हैं और वो कुछ भी नहीं करता है और फिर वो उसकी जल्दी लाइफ ख़त्म हो जाती है
है और वो अपना ऑर्गेनाइज्ड होती है। इसी तरीके से नेचुरोपैथी जो है उसका राइट टाइम अभी है, आज से ही है। कोई भी उसमें एज लिमिटेशन नहीं है। आप जो आज करेंगे वो आपके आने वाले कल को सुधारेगा। अगर बच्चा है आज से नेचुरोपैथी प्रैक्टिस करेगा, उसका एडल्टहुड अच्छा होगा। एडल्ट है तो आपका आगे के एडोलेसेंस जो एज है उसके बाद एडल्टहुड है वो अच्छी होगी। उसके बाद में आपका बुढ़ापा अच्छा होगा अगर आज काम करेंगे। लेकिन लोग ये समझते नहीं हैं। वो समझते हैं, वो कहते हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे तब करेंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे, है ना। तो वो स्टेज कभी आ ही नहीं पाती है और लोग ऐसे ही बीमारी से ही क्रिटिकल कंडीशन में जाकर आईसीयू में जाकर के अपनी लाइफ को एंड कर देते हैं। सो जैसे नेचुरोपैथी इज़ अ वे ऑफ लाइफ, आप जैसे जीते हो रूटीन जो ऐसा नहीं है कि एक सर्टन उम्र के बाद आपको उसे अपनाना है। आपने मुझे पता है जब एवरेस्ट बेस कैंप लास्ट ईयर हमने किया, आप और अमित सर आपके हस्बैंड दोनों बिना कोई दवाई, बिना कोई सपोर्ट एक्सटर्नल, ऐसे कोई सपोर्ट, ऐसे ही पूरा का पूरा ट्रैक आपने कंप्लीट कर दिया था। उसमें आपका कोई एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आपकी बॉडी ने कैसे सपोर्ट किया बिकॉज ऑफ नेचुरोपैथी? नेचुरोपैथी की वजह से ही मैं एवरेस्ट कंप्लीट कर पाई। ऑल क्रेडिट गोज टू इट। अगर नहीं होता तो मैं सोच भी नहीं पाती कि ऐसा कर पाऊंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को उल्टा होता है ना कि नेचुरोपैथी मतलब सिर्फ वो घास फूस खा के कैसे आप पहाड़ चढ़ सकते हो। तो जैसा कि हमारा सिस्टम बहुत इंटेलिजेंट है और उसमें सारे जो भी चीज़ें हैं वो बेस्ट हैं। हमारी एक एक सेल एक एक बॉडी के बराबर उसके अंदर एनर्जी है, मेमोरी है। तो जब हम उसके अनुरूप काम करते हैं तब वो हमें सपोर्ट करती है। लाइक हम उसकी इनर हीलिंग को एक्टिवेट कर देते हैं। तो जब हम नेचुरल चीज़ें खा रहे हैं, जब हम अच्छे थॉट्स रख रहे हैं, जब हम अपनी बॉडी पे काम कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है और वो हमें सपोर्ट करती हैं। जब हम उसके अगेंस्ट खा रहे हैं, टू मच अल्कोहल, टू मच टोबैको, टू मच प्रोसेस्ड फूड, हमेशा निगेटिव थॉट है, हमेशा निगेटिव वाइब्रेशंस में रहना है, तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेगी। तो जब हमने ये चूज़ किया कि हमको ये लाइफ चूज़ करनी है, तो हमें वैसा एनवायरनमेंट मिलता गया और हमें वैसे लोग मिलते गए और सारी चीज़ें पॉसिबल होती गई लाइफ में। दैट इज़ वेरी इजी। Absolutely. It is all your vibrations. Beautiful. मैं आप जानते हैं हेल्थ कोच प्रोग्राम जब हम कंडक्ट करते हैं तो अब तक 1500 से ज़्यादा कोचेस तैयार जो हुए, हेल्थ कोचेस, जिसमें से आप एक बहुत खास हेल्थ कोच प्लस डॉक्टर है जो लोगों में, समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। बीइंग अ हेल्थ कोच ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम अ डॉक्टर, आपके हिसाब से ये जो जर्नी थी हेल्थ कोच प्रोग्राम की, वो ओवरऑल आपके लिए कैसा रहा? क्योंकि आप जो बोल रहे हैं पूरा होलिस्टिक अप्रोच और जो आप सीखे हैं सेम है, तो आपका अनुभव कैसे रहा? एंड क्या आप अभी एज अ हेल्थ कोच लोगों को गाइड कर रहे हैं? क्या क्या चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो भी हेल्थ के फील्ड में आना चाहते हैं, भले कोई बैकग्राउंड नहीं है। आपका IT का बैकग्राउंड इन अ वे था पहले कभी, सो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा उसको लेकर? ये लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग्स। जब तक आप लर्न करते रहते हैं आपकी ग्रोथ होती रहती है। तो बीइंग अ डॉक्टर जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, उसके बाद जब मैंने हेल्थ कोचिंग प्रोग्राम किया तो वही पिलर्स को मुझे और अच्छे से समझ में आया कि इसको और डिस्क्रिप्टिव वे में किस तरीके से लोगों की लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करके हम उनको ग्रो कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ कर सकते हैं, उनको निरोगी रख सकते हैं। एज अ डॉक्टर हमारी आदत होती है कि हम लोगों को, हम पेशेंट्स को इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, ये 50 चीज़ें करके आना, और हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। लेकिन एज अ हेल्थ कोच हम उनके कंपेनियन बन जाते हैं और उनको साथ में लेकर हैंड टू हैंड धीरे धीरे करके वो क्या चीज़ें कर सकते हैं वो हम समझते हैं, उनके इमोशन से कनेक्ट होते हैं और उनको हाथ पकड़ करके आगे का रास्ता दिखाते हैं। सो दैट इज़ द डिफरेंस व्हाट आई फेल्ट, कि बहुत स्ट्रैटेजिकली हम लोगों को अब गाइड कर पाते हैं। एंड दैट हैज़ बीन रियली वंडरफुल जर्नी टू लर्न हेल्थ कोचिंग फ्रॉम यू। आउटस्टैंडिंग। जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग, आप जो डॉक्टर साची टंडन, तो आप डॉक्टर किस चीज़ के हैं? आई एम अ नेचुरोपैथी डॉक्टर। मैंने MD कंप्लीट किया हुआ है। MD, ठीक है। सो आई विल आस्क अकॉर्डिंगली। द रीज़न आई आस्क्ड यू दिस इज़ बिकॉज बहुत सारे होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक एंड मेडिकल डॉक्टर्स जो है
अब अपना ट्रेंड बदल रहे हैं क्योंकि अब ज़माना बदल चुका है, तो अब सिर्फ दवाइयाँ देना या सिर्फ ट्रीटमेंट देना वो अकेला काफ़ी नहीं है। जैसे आप सबको लाइफस्टाइल गाइड करते हैं, बिकॉज दैट्स द अल्टीमेट मेडिसिन जो हम लोगों को बताते हैं। हर्बल ट्रीटमेंट्स भी नेचुरोपैथी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो उसमें कुछ आप गाइड करेंगे लोगों को कि कैसे वो घर पे बैठे बैठे हर्बल ट्रीटमेंट या कोई एक्सपर्ट की सलाह से उसको अपना सकते हैं रूटीन में? देखिए, हर्ब्स में क्या होता है कि जैसा कि हमने देखा कि पंच महाभूत होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। तो उसी तरीके से जैसे हमारे अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, उसी तरीके से हर लिविंग बीइंग के अंदर भी वो सारे एलिमेंट्स हैं। तो जब हम कोई हर्ब बहुत सारे ऐसे पावरफुल हर्ब्स हैं जिनको हमको यूज़ करना चाहिए, जैसे नीम है, जैसे चिरायता है। चिरायता कॉन्कॉक्शन आप पीते हैं, आपका 1 घंटे के अंदर सारे जो भी टॉक्सिन्स है वो फ्लश आउट हो जाते हैं। चिरायता नीम है, सबको मालूम है। उसको क्या चिरायता मतलब उसका कोई दूसरा नाम होगा या वो इजीली मिल जाता है? इजीली मिल जाता है। Okay, इजीली मिल जाता है, किसी भी हर्बल शॉप में आपको आराम से मिल जाता है, डिहाइड्रेटेड फॉर्म में भी मिल जाता है। ओके। तो अभी कोई भी हर्ब होती है, जैसे टर्मरिक है, जैसे टर्मरिक में कुर्क्यूमिन होता है, उसके एक्सट्रैक्ट्स आते हैं। तो हर चीज़ों का हम एक्सट्रैक्शन घर में नहीं कर सकते। कुछ वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं, कुछ आपके ये हीट फायर सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं, कुछ आपके ऑयल सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं, कुछ अल्कोहल में ही कुछ चीज़ों का फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही हो पाता है उसका एक्सट्रैक्शन, कुछ कंडेंसेशन प्रोसेस से ही हो पाता है, कुछ जब हम उसकी एशेस को बर्न करते हैं तब हो पाता है। तो एक लिमिटेड यूसेज तो आप घर में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्रोनिक स्टेज पर हैं, एक्यूट स्टेज पर हैं, तब आप वो चीज़ें उतने अच्छे से घर पर नहीं कर सकते। फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है, कुछ रिस्क भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ओवरडोजेस अगर आपने ले ली, अगर आपने गाइडेंस में नहीं किया तो भी आपको वो हार्म कर सकता है। करेक्ट। तो डोजेस का एग्जैक्ट मात्रा में पता होना, और हम घर पे या तो ऑयल सोल्यूबल कर सकते हैं या फिर वाटर सोल्यूबल कर सकते हैं। तो हम सपोज अगर हम गिलोय लेते हैं तो उसकी घर में जो हम कॉन्कॉक्शन बनाएंगे वो 10 पत्तियां लेकर के बनाएंगे, लेकिन जो हर्बल मेडिसिन्स प्रिपेयर करी जाती हैं उसका डाइल्यूशन होता है और उसका एक्सट्रैक्शन 100% होता है। तो वो जो बनती है तो कुछ ड्रॉप से ही आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और रिजल्ट भी उसके ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। जैसे हल्दी है तो हल्दी के अंदर कर्क्यूमिन है जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखता है, तो जो एक्सट्रैक्ट किया उसमें कर्क्यूमिन ही होगा, बाकी सारे जो ज़रूरी नहीं है वो आप नहीं ले रहे हो, तो कम लेकर ज़्यादा इफेक्ट कम समय के अंदर आएगा। एग्जैक्टली। लवली। कुछ सवाल है मेरे पास रैपिड फायर, ऐसे सवाल हैं कि जो लोगों को बहुत कम समय के अंदर क्लैरिटी दे देगा, सो वो मैं आपको ज़रूर पूछना चाहूँगी। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा ओवररेटेड हेल्दी फूड आपके हिसाब से कौन सा है? पैक्ड जूसेस। पैक्ड जूसेस जो लोगों को लगता है हेल्दी है पर नहीं है। और वो हम बच्चों को भी विदाउट एनी गिल्ट दे देते हैं, बट दे आर पैक्ड विद प्रिजर्वेटिव्स एंड शुगर। कोक के कंपैरिजन में आप उसको कहाँ रखेंगे पैक्ड जूसेस को? क्या वो इक्वली बैड है या कम खराब है? दोनों ही बैड है। आई एग्री, आई एम ग्लैड यू सेड दैट, क्योंकि लोगों को लगता है वो ज़्यादा हेल्थ एटलीस्ट कोक के कंपैरिजन में, बट इट इज़ नॉट, इट इज़ इक्वली हार्मफुल। ओके, सबसे अंडररेटेड हीलिंग फूड कौन सा है? मोरिंगा लीव्स। मोरिंगा लीव्स, हाँ, सहजन की जो पत्तियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा बंडल ऑफ एनर्जी होती है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। 10 ग्राम्स प्रोटीन होता है 100 ग्राम्स मोरिंगा लीव्स में। कैल्शियम है, विटामिन ए है और डी है, ई है, सारे उसमें ज़्यादातर जिंक है, मैग्नीशियम है। इट इज़ बंडल ऑफ एनर्जी। तो अगर किसी को भी दिन की शुरुआत भी मोरिंगा जूस से करनी हो, घर पे पत्ते में भी जूस करके ले सकते हैं, तो उसको जूस करके ले सकते हैं, उसको दाल बना सकते हैं, उसका वेजिटेबल बना सकते हैं, और बहुत ईजिली हर जगह मिल जाता है, बहुत इकोनॉमिकल भी होता है, इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव। लवली। अगर किसी के पास 5 ही मिनट है पूरे दिन के दौरान, तो आप उनको कौन सी प्रैक्टिसेस कहेंगे कि इतना करो 5 मिनट में? ब्रेथ वर्क। उसमें क्या क्या? ऑक्सीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बगैर तो आप चल ही नहीं सकते। तो अगर सिर्फ 5 मिनट्स हैं तो आप उसमें डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं। बहुत सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं। या फिर आप अगर स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हैं तो वो कर रहे हैं तो करते करते भी साथ में आप ब्रीदिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके। एक हैबिट जो जिसके बिना आप नहीं रह सकते? मेडिटेशन। मेडिटेशन। आप कितने मिनट करते हैं?
जनरली? 15 minutes every day. 15 minutes every day. Lovely. मॉडर्न मेडिसिन और नेचुरोपैथी, क्या ये दोनों साथ में काम कर सकते हैं? यस एब्सोल्युटली। जो नेचुरोपैथी है वो प्रिवेंटिव केयर पे ज़्यादा एम्फेसाइज करती है, लेकिन अगर किसी की क्रोनिक कंडीशन है, एक्सीडेंट हो गया, तो मैं नहीं कहूँगी आप ब्रीदिंग करिए, तो फिर आपको मॉडर्न मेडिसिन का ही सहारा लेना पड़ेगा। और फास्ट रिकवरी के लिए नेचुरोपैथी भी उस वक्त थोड़ा बहुत अपना सकते हैं। ठीक है, ओके। सबसे बड़ा मिथ नेचुरोपैथी को लेकर आपने क्या सुना है? कि ये बहुत स्लो होता है, जल्दी काम नहीं करता है, ये अनसाइंटिफिक होता है। लेकिन जितनी रिसर्च हमारे हर्ब्स पे हुई है, स्पाइसेस पे हुई है, उतनी रिसर्च आज तक किसी भी चीज़ में नहीं हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो स्लो है, वो इफेक्टिव रिजल्ट ज़्यादा समय के कम समय के अंदर वो दे सकता है। बहुत फास्ट रिजल्ट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोविड में 3 दिन में मैंने क्रिटिकल पेशेंट्स को ठीक किया है, जिनकी 70 ऑक्सीजन पहुंच रही थी, वो घर बैठे बैठे 3 दिन में ठीक हो गए, और वो भूल गए कि वो बीमार थे। हाँ, करेक्ट। क्या नेचुरोपैथी आयुर्वेद और होम्योपैथी के बराबर ही है, क्या सेम ही है? नेचुरोपैथी 5 एलिमेंट्स पर टोटली बेस्ड है। ये लुई कूने जो थे जर्मन के, उन्होंने इस पे ज़्यादा काम किया और उसको इलैबोरेट करके ये इसको एज अ साइंटिफिक मेथड में डेवलप किया। दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट देन ऑल दोस मोडालिटीज। नेचुरोपैथी जो है वो जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसके लिए अकेला सूटेबल नहीं है, उसके साथ कुछ तो देना पड़ेगा, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन वगैरह। इट इज़ अ मिथ। इट्स अ मिथ। इट्स अ मिथ। अगर आप नेचुरोपैथी को अच्छे से समझ लेते हैं, कर लेते हैं, आप हमेशा निरोगी रह सकते। जैसे आप एक लाइव एग्जाम्पल है। आप जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी पे भी काम कर सकते हैं नेचुरोपैथी की मदद से। लवली। अगर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हमने बात करी, नेचुरोपैथी क्या उसे रिवर्स कर सकता है? नेचुरोपैथी तो लाइफ स्टाइल रिवर्सल पर ही काम करता है, तो उसके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप नेचुरोपैथी को सीखें और फॉलो करें। ओके। हर्बल रेमेडीज जो नेचुरोपैथी में है, उसकी कोई साइड इफेक्ट होगी ही होगी? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप प्रॉपर डोजेस कंसल्टेशन के साथ में लेते हैं तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। सो इट्स अ मिथ। इट्स अ मिथ। इट्स अ मिथ। हर्बल की कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी। ओके। नेचुरोपैथी जो है वो आपके मेंटल इमोशनल हेल्थ के ऊपर नहीं, पर सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे ही काम करता है। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। तीनों के, सभी के ऊपर, ये सारे एरियाज में काम करता है, आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल। नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव होती है। ट्रू और फॉल्स? अगर हम कंपैरिजन करें, आप कोई भी आपको क्रोनिक डिसऑर्डर है और आप हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी अच्छे हॉस्पिटल में 1 लाख रुपए एक दिन का खर्च होता है। इतने में आप सारी उम्र निरोगी रह सकते हैं अगर आप नेचुरोपैथी सीख लेते हैं। लवली। अगर आप नेचुरोपैथी फॉलो करेंगे तो सारा कुक्ड खाना आपको गिव अप कर देना है। फॉल्स। फॉल्स। पहले हम लोग बहुत कैलकुलेटेड खाते थे और बहुत गिल्ट में बहुत डरे डरे खाते थे, लेकिन अब हम लोग गिल्ट फ्री खाते हैं। एक मैसेज जो आप देना चाहेंगे सारे यंगस्टर्स को? इन्वेस्ट ऑन योर वेलनेस नाउ, अदरवाइज यू हैव टू पे द प्राइस इन फ्यूचर। आज अगर आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, वही आपका आने वाला फ्यूचर डिटरमाइन करेगा। सबसे पहले उठने के बाद आप क्या करते हैं? ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलती हूँ यूनिवर्स को। ओके। एक किताब या कोई एक आर्टिकल या कोई वीडियो या कोई टीचर जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी हो, ऐसा कुछ आप रेकमेंड करेंगे? कोई किताब रेकमेंड करेंगे ऐसा कुछ? महात्मा गांधी जो थे वो बहुत बड़े नेचुरोपैथ थे हमारे इंडिया के। अच्छा। उन्होंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बुक लिखी है, की टू हेल्थ। उसमें बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल्स उसके क्या हैं। बाकी हिपोक्रेटिक ओथ भी होती है, फूड इज दाई मेडिसिन एंड मेडिसिन दाई ओथ। तो ये सारे, ये टीचर और ये बुक ने मुझे काफ़ी शेप अप किया। लवली। अगर आपको कोई एक फूड को बैन कर देना हो दुनिया में, तो वो क्या होगा? अपार्ट फ्रॉम फ्रूट जूसेस, पैक्ड जूसेस? रिफाइंड वाइट शुगर। रिफाइंड वाइट शुगर, ओके। एक ऐसी प्रैक्टिस नेचुरोपैथी की जो आप हाईली रेकमेंड करते हैं कि सभी को करना चाहिए? You should focus on your sleep. That is very important. So work upon your digital detoxification. Digital detox, okay. आपका जब भी कोल्ड एंड कफ, कॉमन कोल्ड एंड कफ किसी को भी होता है, तो क्या रेमेडी आप सजेस्ट करते हैं? Steam inhalation
अजवाइन होता है, कैरम सीड्स उसके साथ में, या फिर यूकलिप्टस ऑयल आता है, वो आपको बहुत रिलीफ देता है। स्टीम लेना, हाँ जी। कितने या फिर समय उसकी तक? वजह से अगर आपको टेम्परेचर भी है तो आप चिरायता कॉन्कॉक्शन घर में बना करके उसको मॉर्निंग एंड इवनिंग ले सकते हैं। कैसे बनाना? चिरायता का वो ड्राइड हर्ब्स आते हैं, हाँ। आप उसको 1 टेबलस्पून लेकर 2 ग्लासेस में उसको बॉईल करिए 15 मिनट्स, तो फिर वो 1 ग्लास रह जाएगा। उसको आप हाफ मॉर्निंग में एंड हाफ इवनिंग में ले लीजिए। ओके। और बट मैं कंसल्टेशन के साथ ही लीजिए, विदाउट कंसल्टेशन मत लीजिए। ओके, मतलब सुपरविजन में लेना जरूरी है। एग्जैक्टली। ओके, गॉट इट। एंड में आप कुछ डॉक्टर साची ऐसा है जो लोगों को बताना चाहेंगे जो हमने कवर ना किया हो अब तक? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका सेल्फ लव। जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो दुनिया को उस नज़र से देख पाते हैं। कनेक्ट टू योर सेल्फ इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। कनेक्ट टू योर सेल्फ, कनेक्ट टू द नेचर, दैट इज़ द की ऑफ लाइफ एंड दैट इज़ द वे ऑफ लिविंग। और वही हमको आगे फ्रीडम देता है। सो आई मस्ट से हेल्थ इज़ फ्रीडम। हेल्थ वेल्थ तो होता ही है और वो फ्रीडम भी होता है। सो हेल्थ को अगर एक वर्ड में डिफाइन करना हो, इट इज फ्रीडम। हेल्थ इज फ्रीडम। आई लव दैट, लवली। थैंक यू सो मच। आपने डॉक्टर साची इतनी सारी बातें शेयर करी, बहुत सारे इंसाइट्स बताए, कुछ ऐसे बताए कि जिसके ऊपर तो डीप रिसर्च हम खुद कर सकते हैं अगर हम वक्त निकाले उसके ऊपर। बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपने बहुत सारी नोट्स बनाई होगी। आपने हर एक ऑर्गन कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कैसे हर एक छोटी से छोटी चीज़ जो आप कर रहे हैं आपकी लाइफस्टाइल में, कैसे एक बीमारी या तो एक जवानी या तो एक हेल्दी बॉडी में कन्वर्ट हो सकता है। मेक श्योर करिएगा कि ये सारी चीज़ें जो आपने सीखी मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि कैसा लगा आपको, सबसे बेस्ट क्या लगा और क्या आप जानना चाहेंगे। और हर शनिवार शाम को 7 बजे ऐसे ही पॉडकास्ट को देखते रहिएगा, होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RHN सप्लीमेंट्स में। तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।